Hello everyone, I am Papu sir. Welcome to my YouTube channel सानिया बायोलॉजी क्लासेस 2.0। कहते हैं कि आज के इस सेशन में हम आपको करवाने वाले हैं एग्जाम एंटीबायोटिक्स। तो एग्जाम एंटीबायोटिक्स में आपको जो है कि बताया गया था कि क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 तक करवाया गया था। तो आज दूसरे हम इसको नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे, जैसे कि एनुपोलाइडी क्या है, उसमें 19 क्वेश्चन में इसको भी ऐड करना है। एनुपोलाइडी क्या है, तो गुणसूत्र के संख्या में वृद्धि या कमी, गुणसूत्र के संख्या में वृद्धि या कमी क्रोमेटिड के पृथक्करण के दौरान होता है, उसी को एनुपोलाइडी कहते हैं। नहीं समझे? देखिए, कहते क्रोमेटिड किसको कहते हैं, तो गुणसूत्र का जो आधा होता है उसको कहा जाता है क्रोमेटिड। तो दो क्रोमेटिड मिलकर के एक गुणसूत्र बनाते हैं। तो अगर मान लिया जाए गुणसूत्र के क्रोमेटिड में, अगर गुणसूत्र के क्रोमेटिड में पृथक्करण हो रहा है, यानी बट रहा, हट रहा है, पृथक हो रहा है, तो उस समय गुणसूत्र की संख्या बढ़ेगी या तो घटेगी। तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, एनुपोलाइडी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहते हैं एनुपोलाइडी का एग्जांपल दिए डाउन सिंड्रोम, एक दिए टर्नर सिंड्रोम। कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, गेन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, यानी इसे हम लोग 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं कि डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि गुणसूत्र क्या होता है, यहाँ पर गेन होता है, एक्स्ट्रा कॉपी, गुणसूत्र का जो एक्स्ट्रा जो कॉपी होता है वो गेन होता है 21। और दूसरा एग्जांपल दिए हैं कि टर्नर सिंड्रोम में लॉस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, यानी कि मादा में क्या होती है, मादा यानी स्त्री जो होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम की क्या होती है, कमी होती है। तो यहाँ पर कमी दिखा रहा है, यहाँ पर वृद्धि दिखा रहा है। तो ये दोनों हमारा क्या हो गया, एनुपोलाइडी। दूसरा है पॉलीपेलाइडी। पॉलीपोलाइडी का मतलब होता है गुणसूत्र के संपूर्ण सेट में परिवर्तन को, गुणसूत्र के संपूर्ण सेट में परिवर्तन को पॉलीपोलाइडी कहते हैं। अगर गुणसूत्र का पूरा सेट अगर बदल जाए तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीपोलाइडी। कहते हैं पॉलीपोलाइडी किसके कारण होता है, तो कोशिका द्रव विभाजन के फेल्योर होने से। जब कोशिका में जो कोशिका द्रव होते हैं उसका विभाजन फेल कर जाता है, बढ़िया से नहीं हो पाता है, तो उस समय पॉलीपोलाइडी होता है। अब कहते हैं यह टेलोफेज अवस्था में देखा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव है। किस अवस्था में देखा जाता है, कोशिका विभाजन के टेलोफेज अवस्था। टेलोफेज माने लास्ट अवस्था। पहला होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनाफेज, फिर होता है टेलोफेज। तो टेलोफेज अवस्था में पॉलीपोलाइडी देखा जाता है, और ये कोशिका द्रव के फेल्योर होने से होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा ऑब्जेक्टिव। तीसरा, यह केवल पौधे में होते हैं, जंतु में ऐसा नहीं होता है। तो बस इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रतिरक्षा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रतिरक्षा क्या है, वह क्षमता जो रोग उत्पन्न करने वाले कारक के प्रति होता है, यानी जो वह क्षमता, आपके शरीर का वह ताकत जो सूक्ष्म जीवों से लड़ने के लिए विरासत में मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ताकत को प्रतिरक्षा कहते हैं। प्रतिरक्षा का अध्ययन प्रतिरक्षा विज्ञान कहलाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान का पिता एडवर्ड जेनर को कहते हैं। इसके प्रकार दो हैं, जन्मजात, एक क्या, उपार्जित। जन्मजात कहते हैं वह प्रतिरक्षा जो जन्म के समय प्राप्त होता है। अगर कोई मनुष्य जन्म के समय जिस प्रतिरक्षा को, जिस ताकत को प्राप्त करता है रोगों से लड़ने के लिए, उसको कहा जाता है जन्मजात, यानी इनेट इम्यूनिटी कहा जाता है। कहते हैं इसे नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस कहते हैं। डिफेंस माने लड़ने की ताकत। तो कहा जाता है ये नॉन स्पेसिफिक होता है, ये स्पेसिफिक नहीं होता। ये क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक होता है। चलिए क्लियर है वीडियो। अब कहते हैं कि ये दो तरह के होते हैं, एक सक्रिय होते हैं, क्या होते हैं, निष्क्रिय। यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षा के प्रकार नहीं होते, उपार्जित के होते हैं। सक्रिय क्या होते हैं, निष्क्रिय। सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बीच में हमको अंतर लिखना है। कहते हैं कि सक्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है कि यह रोग उत्पन्न करने वाले एंटीजन के प्रति एंटीबॉडी बनाता है। यानी कि जो एंटीजन हमारे शरीर में क्या करता है कि बैक्टीरिया से, वायरस से क्या करता है कि बैक्टीरिया वायरस के शरीर से निकलता है और हमारे शरीर के को नुकसान पहुंचाता है। तो उस समय हमारा एंटीबॉडी निकल के इसको क्या करेगा, खत्म कर देगा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा यह रेडीमेड एंटीबॉडी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर करता है। रेडीमेड यानी जैसे कि वैक्सीन, टीका लेते हैं हम लोग, इंजेक्शन लेते हैं रोग से लड़ने के लिए, है ना, तो उसको कहा जाता है रेडीमेड एंटीबॉडी लेना। अब कहते हैं यह लंबे समय तक प्रभावित होता है, यानी ये लंबे समय तक प्रभावशाली, यानी मोर इफेक्टिव, लॉन्ग टर्म, यानी ये लॉन्ग टर्म मोर इफेक्टिव, यानी ये अधिक समय तक आपको बरकरार रहेगा, कहाँ, शरीर में। और ये बहुत कम समय तक बरकरार है। जैसे मान लीजिए आप टीका लिए, वैक्सीन लिए, तो कोरोना का वैक्सीन लिए, कोविड-19 का वैक्सीन लिए, तो आपको कुछ समय तक क्या करता है, वो बचाता है वायरस से, फिर आपको लेना पड़ता है, तब ना जाकर फिर बचते हैं।
तो ये कम समय तक प्रभावशाली होता है और ये अधिक समय तक प्रभावशाली होता है। यह स्लो काम करता है और ये फास्ट काम करता है। यह देरी से रिलीफ देता है, यानी आराम आपको देरी से मिलेगा इस प्रतिरक्षा से, और ये तेजी से क्या करता है, रिलीफ देता है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। जन्मजात प्रतिरक्षा के अवरोध कितने होते हैं? तो जन्मजात प्रतिरक्षा के 4 अवरोध होते हैं। चारों का नाम लिखेंगे, भौतिक अवरोध और कार्यकीय अवरोध, एक होता है आपका ये कोशिकीय अवरोध, एक होता है साइटोकाइन अवरोध, वो हम डील करेंगे। कहते हैं भौतिक अवरोध क्या है, इसको एनाटॉमिकल अवरोध भी कहते हैं। ये 2 भाग में बटे होते हैं। एक त्वचा, त्वचा क्या करता है, यह सूक्ष्मजीवों के प्रवेश को रोकता है, और त्वचा का पीएच मान 3.5 होता है, यानी 3 से 5 होता है। त्वचा का पीएच मान 3 से 5 होता है, इसका मतलब हुआ कि इस पीएच पर जीवाणु की मृत्यु तय है। कहते हैं कि अगर आपके त्वचा का पीएच मान इतना होता है तो इतना पीएच पर जीवाणु जीवित नहीं रहता, वो मर जाता है। तो जीवाणु यानी सूक्ष्मजीवों की वृद्धि से क्या हो, यानी सूक्ष्मजीवों के प्रवेश हमारे शरीर में नहीं करेगा। अगर ये हमारा स्किन है तो स्किन का ऊपरला भाग क्या होता है, मृत होता है, डेड होता है, और इस डेड पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, कोरिडियम कहते हैं। मेढक का जब स्किन देखेगा तो क्लियर उसका कोरिडियम दिखेगा, जब आराम से फोर्सेप्स से ऐसे करके उठ जाता है। हम लोगों का जब सटा हुआ रहता है, मसल से क्या है, सटा हुआ है, तो उठता नहीं है। तो सबसे ऊपर वाला भाग जो होता है उसको बोलते हैं कोरिडियम, जो मृत होता है। अब मृत होने के कारण ही क्या करता है, इसका पीएच मान 3 से 5 होते हैं, अब जो जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है और अंदर सूक्ष्मजीवों को प्रवेश होने से भी रोक रहा है। म्यूकोसा, यह जीआईटी श्वसन एवं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, यह जीआईटी श्वसन एवं यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट मतलब यह आहार नाल संबंधी अंग और श्वसन और ये मूत्र नली या मूत्र जनन नली से संबंधित अंग जो होते हैं उस पर उपकला का स्तर होता है, एपिथेलियल लाइनिंग होता है, उपकला का स्तर होता है, जो क्या करता है, इसमें सीलिया पाए जाते हैं और म्यूकोसल सेल होते हैं। म्यूकोसा जो होते हैं उसमें क्या मिलता है, सीलिया और म्यूकोसल सेल होते हैं, जो सूक्ष्मजीवों को मारने का काम करता है। अगला है कार्यकीय अवरोध। कार्यकीय अवरोध क्या होते हैं, सलाइवा होते हैं, एसीएल होता है, टीयर होता है। कहते हैं सलाइवा निकलते हैं हमारे लार ग्रंथि से, जो हमारे माउथ में पाया जाता है, और ये एसीएल निकलते हैं स्टमक से, यानी कि स्टमक से निकलते हैं एसीएल, और ये टीयर कहाँ से निकलते हैं, यानी कि आई से, आंख से निकलते हैं। तो इन सभी को हम इसमें कवर करेंगे। तो ये सारे पॉइंट आपको क्लियर दिख रहा है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट डील करते हैं। इस तरह से इसलिए बताएं क्योंकि समय आपका बचेगा, इसलिए पहले से इसको लिख दिया गया है, और लगातार बताते समय उस समय क्या होता है कि समय ज़्यादा लग जाता है। तो समय नहीं लगना है, काम से मतलब है, और हमारा रिजल्ट इस बार अच्छा आएगा आप लोगों का, ये हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और इसी तरह से चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप कर सकते हैं, उस कमेंट को हम तुरंत एक्शन करेंगे, यानी रिप्लाई देंगे और फिर से उसको क्लियर करने का काम करेंगे। चलिए तो ये कार्यकी अवरोध में सबको एक एक लाइन में डील कर लेते हैं। कहते हैं कि सलाइवा जो होता है ये लार ग्रंथि से स्रावित होते हैं, स्रावित होते हैं, ठीक है, लार ग्रंथि से। तो लार ग्रंथि सलाइवा स्रावित होता है। सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं टाइलिन। क्या होता है, टाइलिन, यानी सलेवरी एमाइलेज होते हैं, सलेवरी एमाइलेज होते हैं, जो क्या करता है कि सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है। दूसरा है टीयर। टीयर ये क्या करता है, आई से स्रावित होता है, आई से स्रावित होता है, और ये आई से जो स्रावित होता है तो ये क्या करता है, इसमें सेबम होते हैं। टीयर में क्या होता है, सेबम, और सेबम में क्या होते हैं, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम, और लाइसोजाइम क्या करता है, तो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकता है, सूक्ष्मजीवों के संक्रमण को रोकता है, सूक्ष्मजीवों के संक्रमण को रोकता है। तीसरा है एचसीएल। कहते हैं कि यह अस्टमक से स्रावित होता है, अस्टमक से स्रावित होता है, स्रावित होता है, जो सूक्ष्मजीवों के वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग सेक्रेशन भी कह सकते हैं, सेक्रेशन कारक भी,
सेक्रेशन अवरोध भी कह सकते हैं, यानी कारिकी अवरोध का ये सेक्रेशन अवरोध भी कहलाता है। ठीक है, चलिए बस इसी सब चीज को आपको कवर करना था, ज्यादा नहीं करना। अब कहते हैं कि जैसे कि मान लिया जाए फीवर आ गया किसी को, फीवर भी एक फिजियोलॉजिकल बैरियर है। फीवर आने से शरीर का तापमान तापमान बढ़ेगा, क्या होगा, बढ़ेगा। तो सूक्ष्मजीव की वृद्धि क्या होगी, सूक्ष्मजीव की वृद्धि वृद्धि क्या होगा, रुक जाएगा, रुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर मान लिया जाए फीवर अगर शरीर में आपका है तो शरीर का तापमान बढ़ेगा तो सूक्ष्मजीवों की वृद्धि भी रुक जाएगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं फीवर भी हमारा जो है एक कारिकी अवरोध है। ये सारे ऑब्जेक्टिव में कैसे आएंगे सर, वो सब हम आपको बता दिए। एक एक पॉइंट को देखना है, घमंड नहीं करना, ईगो नहीं बनाना। और अगर एग्जाम का टाइम है, अभी 7 दिन है, गोल्डन पीरियड है। हम आपको बताए हैं कि 26 तारीख को शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में 2 घंटे का लाइव क्लास देंगे और वो ऑब्जेक्टिव का सेशन रहेगा। एग्जाम एंटीबायोटिक का ऑब्जेक्टिव सेशन रहेगा 6 से 8 के बीच में। ये 6 बजे से 6 PM टू 8 PM है ना, ये बार बार बोल रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि नोटिफिकेशन आपको पहले 5 बजे ही चला जाएगा सबके मोबाइल पर। ओके, चलिए तो कितना तारीख को, 26 तारीख को, 26 जैन को, यानी 26 जनवरी को। और अभी तब तक ले आपका जो है एग्जाम एंटीबायोटिक ये चलता रहेगा और चैप्टर 16 से जो टॉपिक और बचे हुए उसको भी हम डील करते रहेंगे। चलिए तो अब आपके पास लेकर के आते हैं एक लास्ट अवरोध। अभी तक क्या पढ़े थे आप, क्या नाम था इसका, भौतिक अवरोध पढ़े, उसके बाद कारिकी अवरोध पढ़े, उसके बाद एक और था कोशिकीय अवरोध। अब तीसरा है कोशिकीय अवरोध। कोशिकीय अवरोध, सेलुलर बैरियर। कहते कोशिकीय अवरोध में PMNL होता है, PMNL जिसको बोलते हैं एक लिम्फोसाइट है। ये क्या है, लिम्फोसाइट है। इसको कहा जाता है पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट हो गया। कहते दूसरा होता है न्यूट्रोफिल होते हैं। उसके बाद होता है मैक्रोफेज होते हैं। उसके बाद होता है नेचुरल किलर सेल होते हैं, जिसको हम लोग NK सेल भी कहते हैं। ये सभी हमारा क्या हो गया, तो सेलुलर बैरियर में आता है, यानी कि ये हमारा कोशिकीय अवरोध में आता है। ठीक है, चलिए चौथा हो जाता है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में केवल क्या आता है, इंटरफेरोन आता है। इंटरफेरोन कहते हैं कि विषाणु ग्रसित कोशिका से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन स्रावित होता है जिसे इंटरफेरोन कहते हैं और कहते हैं जो क्या करता है, विषाणु के संक्रमण को रोकता है। थोड़ा हिंदी में कंफ्यूज हो तो आप आराम से जो हम बोल रहे हैं कंटेंट पर ध्यान देना, लैंग्वेज को देख के लिखना कि विषाणु ग्रसित कोशिका से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, और पहला ऑब्जेक्टिव प्रोटीन प्रकृति का होता है, प्रोटीन स्रावित होता है जिसे इंटरफेरोन, यानी जिसे क्या बोलते हैं, इंटरफेरोन कहते हैं। और ये विषाणु के संक्रमण को रोकता है, बैक्टीरिया कवक के संक्रमण को नहीं, केवल विषाणु के संक्रमण को रोकता है। तो याद आ गया, लोहा को काटता है, यानी ये लोहा से निकला और लोहा को ही काट रहा। ठीक है, ओके। चलिए अब कहते हैं क्या कि इंटरफेरोन के बारे में 2 लाइन अगर हम जान लें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कैंसर में भी इसका ट्रीटमेंट होता है इम्यूनोथेरेपी में। तो इसका इंटरफेरोन क्या है
तो एक एंटी वायरल है, यानी विषाणु का दुश्मन, विषाणु से निकलता है, दुश्मनी विषाणु से ही निभा रहा है। यह एंटी वायरल है जो 270, एक खतरनाक ऑब्जेक्टिव, 270 एमिनो एसिड से बने होते हैं 270 एमिनो एसिड से बने होते हैं जो, और ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, टीआईपी, क्या करना, टीआईपी, यानी कि ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। ये एक ऐसा प्रोटीन है जो ट्रांसलेशन को, यानी विषाणु के ट्रांसलेशन को क्या करता है, रोक देता है, तो जिससे हमारे शरीर में इन्फेक्शन विषाणु का नहीं होगा, तो हम बच जाएंगे। तो ये हमारे लिए साइटोकाइन बैरियर, ये चारों के चारों बैरियर जन्म के समय मिलता है बच्चों को, और जन्म के समय जब मिलता है विरासत में, यानी उसके माता पिता के बॉडी से मिलता है जन्म के समय, जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से रक्षा करने का काम करता है। तो ये हुआ इनेट इम्यूनिटी के 4 बैरियर। ओके, चलिए, तो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर के आएंगे। अभी तक आपको करवाया गया है क्वेश्चन नंबर 20। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि हम लोग करेंगे, जिसको कहते हैं आउटब्रीडिंग क्या है, आउटब्रीडिंग के प्रकार क्या होते हैं, बायोप्रेसी, ये सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।